हेलो टू ऑल बच्चों। हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग यहाँ पर यूनिट थर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस यूनिट के अंतर्गत ये जो यूनिट थर्ड हमारी है, इस यूनिट को हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। तो यूनिट थर्ड हमारी जो है वो न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में जो पहला लेक्चर हमारा है वो हम लोग लेकर के आए हैं। और इस पहले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि न्यूक्लियस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है या केंद्रक क्या है, राइट। और इसके संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में डिस्कवरी वगैरह सब देखेंगे, कैसे क्या खोजा गया न्यूक्लियस वगैरह, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, न्यूक्लियस केंद्रक। न्यूक्लियस जिसे हम लोग हिंदी में केंद्रक कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी, ठीक है। तो लिख लीजिए, सर्वप्रथम सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। बात को याद रखिएगा, सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 1831 1831 में 1831 में ऑर्किड की, ऑर्किड एक प्लांट है, इसकी रूट से, ऑर्किड की रूट सेल से की थी, रूट सेल से की थी। तो इस बात को याद रखिएगा कि न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने खोजा। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। कब खोजा था? 1831 में खोजा था। किसमें खोजा था? तो ऑर्किड की रूट सेल से न्यूक्लियस को खोजा था। ऑर्किड एक प्लांट है, इसकी रूट सेल से क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था। एक टर्म यहां पर मैं लिख रहा हूं, कैरियोलॉजी। तो कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी कहने का मीनिंग क्या हुआ? तो यहां पर जो कैरियो टर्म लिया गया है, कैरियो, ये जो टर्म लिया गया ये कैरियन से लिया गया। कैरियो टर्म किससे लिया गया? कैरियन। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट। और लॉजी जो यहां टर्म लिया गया, लॉजी, इसका मतलब लोगस से लिया गया है। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। दैट मीन्स हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग न्यूक्लियस के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस व न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे कैरियोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? कैरियोलॉजी कहते हैं। इतना समझ में आया? तो कैरियोलॉजी अगर टर्म कहीं पर आया तो उसका मीनिंग क्या हुआ? कैरियोलॉजी कहने का मतलब हुआ इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, which deals with the study of nucleus and their functions and their structure and function are called as karyology, right। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उन स्टेटमेंट को भी हम लोग साथ के साथ समझते हुए चलते हैं। जैसे कि एक साइंटिस्ट आए, स्ट्रासबर्गर। कौन आए? स्ट्रासबर्गर। इन्होंने क्या कहा? तो देखिए लिखा हुआ है, स्ट्रासबर्गर ने स्ट्रासबर्गर ने, ये बर्गर खाने वाले नहीं, एक साइंटिस्ट हैं, स्ट्रासबर्गर ने बताया कि हर एक नए केंद्रक, हर एक न्यू न्यूक्लियस की ओरिजिन या उत्पत्ति, हर एक न्यू न्यूक्लियस की ओरिजिन या उत्पत्ति पहले से उपस्थित, दैट मीन्स पूर्व उपस्थित केंद्रक से होती है, न्यूक्लियस से होती है।
जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा था सेल के समय, ओमनी सेलुला इन सेलुला, राइट, यानी कि उसमें कहा गया हर एक कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका से होती, मैंने बताया था, राइट। उसी तरीके से स्ट्रासबर्गर ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया कि जितने भी केंद्रक हैं उन केंद्रक का जो नया केंद्रक बनता है वो पहले से जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसी के डिवीजन से होता है। जैसे कि जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वहां पर आपको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो फेजेस पढ़नी होती है, राइट। और जो मैंने पढ़ाई है आप लोगों को तो आप उसको समझिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, वो आप देख लीजिए। तो कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। चलिए, इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए भाई, यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। पहली बात तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं बच्चा कि यहाँ पर जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, एक तो सेमेस्टर वाइज हमारा सिलेबस है, आपको पता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर जो सिलेबस मैंने बताया उसमें भले ही वो कुछ पॉइंट लिखा है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा ब्रॉड पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, आपके बुक में मिलेगा। तो वो बुक से रिलेटेड है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें एक और स्टेटमेंट लिख लीजिए। एक साइंटिस्ट है हैमरलिंग, एक साइंटिस्ट हैं हैमरलिंग, इन्होंने क्या कहा, तो हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने सिंगल सेल्ड एल्गी, मतलब एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय एक कोशिकीय शैवाल एक कोशिकीय शैवाल सिंगल सेल्ड एल्गी, एक कोशिकीय शैवाल, ठीक है, जिसका क्या नाम था, एसिटाबुलेरिया। एक कोशिकीय शैवाल एसिटाबुलेरिया, राइट, एसिटाबुलेरिया पर अपने एक्सपेरिमेंट एसिटाबुलेरिया पर अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा या अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह एक्सप्लेन किया, ये समझिएगा इस बात को, यह एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस, दैट मीन्स केंद्रक, राइट, इसके बारे में बात कर रहे हैं, केंद्रक के बारे में बात कर रहे हैं। केंद्रक कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। केंद्रक कोशिका का क्या होता है बच्चा, कंट्रोलिंग सेंटर होता है। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का क्या होता है, कंट्रोलिंग सेंटर माना गया है। और ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल किसने बताया न्यूक्लियस के बारे में, हैमरलिंग साइंटिस्ट ने बताया। हैमरलिंग ने क्या किया, एक अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में एक एल्गी लिया जो कि वो सिंगल सेल्ड एल्गी था, जिसका क्या नाम था, एसिटाबुलेरिया। उसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपना प्रयोग किया, और अपने प्रयोग में इन्होंने पाया कि इसकी जो सेल है, इस सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उन सभी को कौन कंट्रोल कर रहा है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब जब बात चल रही है इसके नाम की, न्यूक्लियस के नाम की, तो न्यूक्लियस को और किन किन नामों से जाना जाता है, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए अदर नेम ऑफ न्यूक्लियस, ये भी मैं यहां पर आपको अलग से ही पढ़ाए दे रहा हूं, अदर नेम ऑफ न्यूक्लियस। जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि यहाँ पर हम लोग डिटेल्ड में सारी चीजें लेकर के चलेंगे, तो सिर्फ बीएससी को ही कंप्लीट करना हमारा मेन मकसद नहीं रहेगा, बल्कि बीएससी करने के बाद अगर आपको कोई कंपिटेटिव एग्जाम में बैठना पड़े तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करके वहां पर बैठ पाए, उस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। तो अदर नेम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है कैरियन। क्या नाम है, कैरियन। इसे हम लोग कैरियन के भी नाम से जानते हैं, इसीलिए तो कैरियोलॉजी कहा गया, एक ग्रीक टर्म है कैरियन, वहां से ये लिया गया। और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है। इसे हम लोग ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग हार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं।
भाई क्यों कह रहे हैं ब्रेन ऑफ सेल? ब्रेन ऑफ सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया जैसे हमारी पूरी बॉडी को, हमारी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, दिमाग आपका कंट्रोल कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना, दिमाग अगर आपका कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, या दिमाग आपको कंट्रोल नहीं करेगा, तो आप कहीं भी जाकर के कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो दिमाग अगर आपके पास है तो आप कंट्रोल फॉर्म में रहेंगे। दैट मीन्स इसी तरीके से सेल के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा गया। हार्ट ऑफ सेल, भाई जो भी सेल के अंदर या जो भी बॉडी के अंदर हमारा सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो हार्ट के द्वारा हो रहा है, और ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी को एसेंशियल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां पर भी वही हो रहा है भाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आती है डीएनए के द्वारा, आरएनए के माध्यम से, आरएनए आता है साइटोप्लाज्म में, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो हार्ट ऑफ सेल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सीधी बात है भाई, हार्ट ऑफ सेल कहेंगे। इसको हम लोग कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोलिंग सेंटर किसने बताया इसे कहते हैं, तो कंट्रोलिंग सेंटर बताया हैमरलिंग ने। तो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, इसे हम लोग डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं बच्चों, डायरेक्टर ऑफ सेल। डायरेक्टर ऑफ सेल क्यों कहते हैं भाई? डायरेक्टर ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी को कराने का काम किसका होता है? केंद्रक का होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। एक खास बात आप याद रखिएगा कि जो केंद्रक होता है ना, ये कोशिका का लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। तो लिख लें, न्यूक्लियस कोशिका का फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट माना जाता है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट माना जाता है, यानी कि पहला सबसे बड़ा घटक ये है कोशिका के अंदर, यानी सबसे बड़ा जो सेल के अंदर पाया जा रहा है वो क्या है? न्यूक्लियस ही है। तो कोशिका के अंदर सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन है? न्यूक्लियस। सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन है भाई? न्यूक्लियस है, इस बात को याद रखना। और ये फर्स्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट भी हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, और यहां पर फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा बच्चों। तो ये बात हो गई अदर नेम ऑफ न्यूक्लियस की। अब अगर हम लोग इसके साइज की बात करें, न्यूक्लियस के साइज की बात करें, तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 5 से लेकर के 30 माइक्रोन तक, यानी 5 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक का होता है। 5 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है भाई एक कोशिका के अंदर? अरे नहीं यार, आपको पता है इस पृथ्वी पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। प्लांट हैं, एनिमल हैं, एनिमल में भी बहुत सारी स्पीसीजेस हैं एनिमल की, प्लांट में भी बहुत सारे स्पीसीजेस हैं प्लांट्स के। तो उन स्पीसीजेस के अंदर या उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो न्यूक्लियस का साइज है वो अलग अलग हो सकता है, राइट? वो अलग अलग क्या हो सकता है? पाया जा सकता है। तो एक एवरेज लगाया गया कि 5 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक, 30 माइक्रोन साइज वाला तक क्या पाया जा सकता है? न्यूक्लियस पाया जा सकता है, केंद्रक पाया जा सकता है या पाया जाता है, राइट? नई लाइन से लिख लीजिए, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, दैट मीन्स उपापचयिक एक्टिव सेल की बात यहां पर करी जा रही, उपापचयिक दृष्टि से एक्टिव सेल की बात हो रही। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स का न्यूक्लियस, एक्टिव सेल का न्यूक्लियस, यार मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल उपापचयिक क्रियाएं जिनके अंदर हो रही हैं और वो एक्टिव सेल है, यानी कि उस सेल के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। तो जिस सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, उस कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, जो नॉन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल पाई जाती है या इनएक्टिव सेल होती है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल की जिसकी हम बात करेंगे, जिसके अंदर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, दैट मींस मेटाबॉलिकली क्रियाएं नहीं हो रही, उपापचय क्रियाएं नहीं हो रही, उससे थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल का न्यूक्लियस, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल का न्यूक्लियस साइज में
साइज में लार्ज होता है, लार्ज होता है, और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव या नॉन एक्टिव, इनएक्टिव सेल का साइज, सेल का सॉरी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कोशिका इनएक्टिव सेल का न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस साइज में स्मॉल, थोड़ा स्मॉल होता है। तो यहां पर ये लार्ज होगा, कब लार्ज होगा? जब एक्टिव सेल होगी, जब सेल एक्टिव होगी न्यूक्लियस लार्ज होगा, बिकॉज न्यूक्लियस सारे काम देख रहा है। अगर सेल इनएक्टिव है तो न्यूक्लियस क्या होगा? स्मॉल होगा, छोटा होगा इन कंपेरिजन टू एक्टिव सेल के। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा छोटा होता है। ये तो साइज की बात हो गई। अगर हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियस के शेप की बात करें भाई, है ना, तो न्यूक्लियस का शेप कैसा है? साइज की बात हो गई, अब शेप की बात कर लेते हैं। तो लिख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात होती है तो आप प्लांट और एनिमल को समझिएगा, प्लांट एंड एनिमल इन दोनों को समझिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, राइट, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कोशिका में या सेल में न्यूक्लियस का शेप ओवल, कॉमा स्फेरिकल, ओवल मतलब अंडाकार, स्फेरिकल मतलब गोलाकार, कॉमा डिस्क नुमा हो सकता है, हो सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, डिस्क लाइक, ये आपका क्या हो सकता है? साइज, सॉरी शेप हो सकता है, आकार हो सकता है। लेकिन यहां पर आपको एक अपवाद याद रखना, एक एक्सेप्शन याद रखना है। वो एक्सेप्शन क्या है? लिख लीजिए। यहां पर मैंने बताया आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, तो स्टार बना करके लिख लीजिएगा एक्सेप्शन, या डिफरेंट कलर से लिखिएगा कि ल्यूकोसाइट्स कहने का मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ल्यूकोसाइट का न्यूक्लियस साइज में, यानी कि इसका जो, अगर हम साइज कहें, सॉरी शेप की बात करेंगे, यहाँ पर इसका जो शेप होगा वो यहाँ पर पाया ही नहीं जाएगा, और वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है। न्यूक्लियस शेप में इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। शेप में कैसा होता है बच्चा? इरेगुलर होता है, राइट। यानी कि इसका कोई भी आकार नहीं होता। जैसे कि आपको पता है ल्यूकोसाइट WBC का भी कोई शेप नहीं होता, अमीबा लाइक होता है, ठीक है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है, उसके जैसा ये आपको देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो भी, उसका भी क्या है? शेप यहाँ पर नहीं होगा, और वो कैसा होगा? इरेगुलर शेप होगा। शेप बदलता रहता है। क्या होता रहता है बच्चा? शेप बदलता रहता है। इस बात को याद रखिएगा, इरेगुलर शेप होता है। इतना समझ में आया? अब इसके बाद में हम नंबर की बात कर लेते हैं कि भाई जो न्यूक्लियस का नंबर है वो प्रत्येक कोशिका में या ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना पाया जाता है। तो हम अगर संख्या की बात करें, नंबर की बात करें, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपका जाएगा, और इसको याद रखिएगा। यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, नंबर की बात। तो लिख लें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, या हम ये कह सकते हैं प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिख रहे हैं, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की कोशिका में, इस सेल में न्यूक्लियस का, या न्यूक्लियस की संख्या अलग अलग हो सकती है। न्यूक्लियस की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन की, अलग अलग हो सकती है। जैसे मोनोन्यूक्लिएट
ठीक है, मोनोन्यूक्लिएट। नंबर 2 बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट। नंबर 3 मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, मोनोन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, ये कंडीशंस पाई जा सकती है बच्चा। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट कहने का मतलब क्या होता है भाई? यहां पर मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। मोनो न्यूक्लिएट की बात क्या है, क्योंकि डिटेल में चल रहे हैं तो भाई डिटेल में जाएंगे। मोनोन्यूक्लिएट कहने का मतलब होता है एक कोशिका में, एक कोशिका में एक ही केंद्रक का, एक ही केंद्रक का पाया जाना, पाया जाना क्या कहलाता है? मोनोन्यूक्लिएट कहलाता है। और जो मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन होती है ये बहुत ही कॉमन फॉर्म में होती है, यानी कि अधिकतर आपको यहां पर मोनोन्यूक्लिएट फॉर्म ही सेल देखने को मिलती है अधिकतर ऑर्गेनिज्म में। तो अधिकतर लिख सकते हैं, अधिकतर, अधिकतर जीवों में या ऑर्गेनिज्म में, अधिकतर ऑर्गेनिज्म में मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन, मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। वेरी कॉमन है ये मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन, क्या बच्चा? पाई जाती है, बहुत ही कॉमन है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बाइन्यूक्लिएट की बात करें तो बाइन्यूक्लिएट क्या होता है? बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, तो भाई बाइन्यूक्लिएट कंडीशन हम कह सकते हैं कि एक कोशिका में, एक सेल में, एक सेल में दो केंद्रक का, इंपॉर्टेंट है, एक सेल में दो केंद्रक, दैट मीन्स टू न्यूक्लियस का पाया जाना बाइन्यूक्लिएट कंडीशन कहलाएगी। दो केंद्रक का, दो न्यूक्लियस का पाया जाना, दो न्यूक्लियस का पाया जाना, पाया जाना क्या कहलाती है? बाइन्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है। पाया जाना बाइन्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है। अगर हम ये बाइन्यूक्लिएट कंडीशन की बात करें तो आप देखेंगे कि जो बाइन्यूक्लिएट कंडीशन है वो मुख्यतः आपको यहां पर कहां पर देखने को मिलेगी? मुख्यतः आपको पैरामीशियम में देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर आप एग्जांपल लिखें तो पैरामीशियम बेस्ट एग्जांपल होगा आपके बाइन्यूक्लिएट कंडीशन का। बाइन्यूक्लिएट कंडीशन का पैरामीशियम बेस्ट एग्जांपल है। और आपको पता होना चाहिए कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, जिसमें से एक न्यूक्लियस बड़ा होता है, जिसको हम लोग मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और एक न्यूक्लियस छोटा होता है जिसको हम लोग माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। इन दोनों न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है इनके रिप्रोडक्शन में। जब इसका रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है किसका? इन न्यूक्लियस का, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस का। बराबर, तो ये बात हो गई हमारी पैरामीशियम की। अगर हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन की बात करें, भाई एक और कंडीशन यहां पर है मल्टी न्यूक्लिएट। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहने का मतलब क्या हुआ? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहने का मतलब हो गया एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर दो से अधिक, एक सेल के अंदर दो से अधिक, मोर देन टू न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर दो से अधिक न्यूक्लियस का पाया जाना, पाया जाना मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है। अब जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, यानी कि जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल पाई जा रही, एक सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जा रहे हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मुख्यतः मेनली दो टाइप से हो सकती है, दो टाइप से हो सकती है। तो पहली जो टाइप यहां पर है उसको हम लोग बोलते हैं सीनोसाइट, सीनोसाइट कंडीशन।
और दूसरी जो यहां पर टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं सिनसाइटम। सिनसाइटम। तो एक है सीनोसाइट, दूसरा है सिनसाइटम। क्या मतलब है सीनोसाइट और सिनसाइटम का? भाई ये मल्टीसेलुलर कंडीशन का क्या मतलब है, तो लिख लेते हैं भाई, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो सीनोसिटिक या सीनोसाइट कंडीशन कहने का मतलब क्या है? सीनोसिटिक कंडीशन या सीनोसाइट कंडीशन कहने का मतलब क्या होता है, तो लिख लीजिए, एक सेल के अंदर, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन के लिए, इस प्रकार की कंडीशन के लिए एक कोशिका के अंदर, इस प्रकार की कंडीशन के लिए एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर प्री न्यूक्लियर डिवीजन, प्री न्यूक्लियर डिवीजन समझते हो बच्चों, यानी कि स्वतंत्र रूप से यहां पर कैरियोकाइनेसिस हो जाना, प्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा प्रोड्यूस, प्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा प्रोड्यूस न्यूक्लियस, प्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा प्रोड्यूस न्यूक्लियस सीनोसिटिक या सीनोसाइट कंडीशन को, सीनोसाइट कंडीशन दैट मीन्स मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को शो करती हैं, शो करती हैं। इसमें, इसमें जो, या इस कंडीशन में, ऐसे लिखें, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस तो होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस, लेकिन साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि सीनोसिटिक कंडीशन में क्या होता है कि एक सेल होती है, इस कंडीशन में क्या होगा, एक सेल होगी, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस का लगातार कंटिन्यूअस वे में क्या हो जाता है, लगातार 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 कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस आर देयर, बहुत सारे न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और एक ही सेल है, एक ही सेल है। तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का पाया जाना, और ये कंडीशन कैसे आएगी, ये कंडीशन आएगी कैरियोकाइनेसिस के कारण। कैसे आएगी, कैरियोकाइनेसिस के कारण आएगी, ना कि यहां पर साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एक सेल के अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस आ जाएंगे। जब ऐसी कंडीशन में बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आ जाएंगे तो उस कंडीशन को सीनोसाइट कहेंगे ना। तो सीनोसाइट एक क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का ही भाग है, ठीक है ना। इतना समझ में आया बच्चा, इतना आया समझ में। चलिए इसके बाद में जो सेकंड पोर्शन हमारा रह गया बी, जिसको हम लोग सिंसाइटम कह रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, सिंसाइटम या सिंसाइसम, जो भी आप पढ़ना चाहें, सिंसाइसम या सिंसाइटम पढ़ते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन के लिए, इस प्रकार की कंडीशन के लिए कई कोशिकाएं, कई कोशिकाएं, दैट मीन्स मेनी सेल्स, कई कोशिकाएं, मैंने यहां पर कहा इस प्रकार की कंडीशन के लिए कई कोशिकाएं, यानी बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप पाया जा रहा है, और वो सेल्स आपस में क्या कर जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं।
तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए कई कोशिकाएं, मेनी सेल्स आपस में फ्यूजन करके मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को शो करती हैं, जिसे जिसे सिंसाइशम या सिंसाइटम कहते हैं, या जिस स्थिति को सिंसाइटम कहते हैं। और ये भी क्या एक मल्टी सेलुलर स्टेज है, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारी सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं बहुत सारी सेल्स हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल यहां पर पाया जा रहा है, अ ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ये कोशिकाएं आपस में क्या कर जाएं, फ्यूजन कर जाएं, और एक सेल के अंदर इस तरीके की कंडीशंस आपको दिखाई देने लगे। तो ये सब क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और इनके चारों तरफ ये क्या बन गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। बहुत सारे न्यूक्लियस है ना, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कैसे बनी, बहुत सारी कोशिकाओं के आपस में फ्यूजन से। ठीक है, सेल आपस में फ्यूज कर गई, उनका न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आता गया, और एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल का न्यूक्लियस एक्युमुलेट होता गया, और वो जो कंडीशन बनी उसको हम लोग बोलेंगे सिंसाइटम कंडीशन। और यहां पर न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हुआ, न्यूक्लियस बहुत सारे आ गए, तो इसलिए इस सेल को अब हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन समझ में आया कैसे होता है, सेल का नंबर समझ में आया। तो मोनोन्यूक्लिएट होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो सेल के अंदर जो नंबर है न्यूक्लियस का वो कई हो सकता है। एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, ये तो नॉर्मल बात है। एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर दो से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं, या दो केंद्रक पाए जाते हैं। दो केंद्रक पाए जाएंगे तो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, और दो से अधिक पाए जाएंगे तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए मैंने आपको दो फेज बताया कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दो तरीके से हो सकती है, या तो वहां पर क्या हो, सिनोसाइट कंडीशन पाई जा रही हो, या तो सिंसाइटम कंडीशन पाई जा रही हो। सिनोसाइट कंडीशन क्या होती है, एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस का बार बार डिवाइड कर जाना, साइटोकाइनेसिस ना होना, और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस अरेंज हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, सिनोसाइट। और सिंसाइटम कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारी सेल्स हैं आपस में फ्यूज कर गई, लेकिन उनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करता, और एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल्स का न्यूक्लियस आ जाता है, उस कंडीशन को सिंसाइटम कहते हैं। सिंपल है यार, बस समझने की बात है बच्चों, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब समझ में आएगा। ये बात समझ में आई। चलो, इसके बाद में एक और बात लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक और पॉइंट के तौर पर ही लिख लें। प्रोकैरियोट्स में यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर स्पष्ट न्यूक्लियस, आपको पता है इनके अंदर स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, अर्थात केंद्रक पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, अर्थात न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, नहीं पाई जाती है, तथा ऐसे न्यूक्लियस को ऐसे केंद्रक को प्रारंभिक केंद्रक प्रारंभिक प्रारंभिक केंद्रक कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ना पाया जाना, दैट मीन्स इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रारंभिक केंद्रक इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या न्यूक्लियोइड। इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के अंदर आप देखेंगे कि जो वहां पर जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है एक भाग में, तो उसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। राइट, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में आप देखेंगे वहां पर ट्रू न्यूक्लियस, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए उसको न्यूक्लियोइड
कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर 7 प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो लिख लीजिए यूकैरियोट्स में 7 प्रकार का ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो बेटा ये सब आप लोग 11th-12th में तो पढ़ के आए हैं, लेकिन यहां पर ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, ये बहुत ही डिटेल, बहुत ही बारीकी से और एक एक पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग इस यूनिट के बाद में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में सब कुछ जान चुके होंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, संयम बना करके रखें, हम लोग डिटेल में ही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहां पर स्ट्रक्चर का मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा, लेकिन इसके कंप्लीट स्टडी के लिए हम लोग सेकेंड लेक्चर को फॉलो करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब हम लोग केंद्रक की संरचना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो ओवरव्यू में आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ या न्यूक्लियस को बनाने के लिए बहुत सारे फॉलोइंग पार्ट्स या कंपोनेंट होते हैं। तो लिख लें, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में फॉलोइंग पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1, यहां पर आपको सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। नंबर 2, हम लोग यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। नंबर 3, हम लोग को यहां पर न्यूक्लियोलस के बारे में भी देखना पड़ेगा, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका जिसको हिंदी में कहते हैं। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहने का मतलब हो गया केंद्रक झिल्ली, राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म कहने का मतलब हो गया केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोलस कहने का मतलब हो गया केंद्रिका, ठीक है, केंद्रिका। और यहां पर एक और स्ट्रक्चर आपका पाया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटीन थ्रेड, क्रोमेटीन धागे या गुणसूत्रीय धागे हम कह सकते हैं, गुणसूत्रीय धागे, ठीक है। क्रोमेटीन नेट भी इसको कहा जाता है, क्रोमेटीन थ्रेड या क्रोमेटीन नेट भी कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो क्रोमेटीन थ्रेड होते हैं ना, ये क्रोमेटीन थ्रेड आगे चल करके कंडेंस्ड होंगे, बहुत ज्यादा संघनित होंगे, और ये बनाते हैं क्रोमेटीन नेट। क्या बनाते हैं? क्रोमेटीन नेट बनाते हैं बच्चा। और क्रोमेटीन नेट कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। तो यहां पर जो क्रोमोसोम्स की जर्नी है, जो क्रोमोसोम बनेंगे वो किससे बनते हैं? क्रोमेटीन थ्रेड से ही बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्रोमेटीन थ्रेड क्रोमेटीन नेट बनाएगा, क्रोमेटीन नेट क्या करता है? क्रोमोसोम का निर्माण करता है। आगे हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग को न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।